अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। ऑब्जेक्टिव सेक्शन क्लियर हो चुका था क्लास 9 इंग्लिश के लिए। जो ऑब्जेक्टिव का सैम्पल पेपर था वो आपके साथ शेयर हुआ था। आज बात करते हैं सेक्शन बी के लिए सैम्पल पेपर की कि किस तरह का पेपर हो सकता है। लेट इट बी क्लियर कि ये सिर्फ मॉडल पेपर है, ये आपके लिए कोई गेस्ट पेपर नहीं है। तो फिर किसी वीडियो के अंदर इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे कि आपकी बुक के अंदर इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस कौन से हैं, पैराफ्रेज कौन कौन से आ सकते हैं यानी स्टैंजा के, एंड स्टोरी कौन कौन सी हो सकती है, एप्लीकेशन कौन सी आ सकती है, ये सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे। बट इन नेक्स्ट वीडियो टुडे जस्ट वी आर गोइंग टू डिस्कस के मॉडल पेपर क्लास 9 के लिए कैसा होगा। चलते हैं वीडियो की तरफ। तो टाइमिंग पहले देख लें इसकी। 2 आवर्स एंड 40 मिनट्स इसकी टाइमिंग है। ये ऑब्जेक्टिव के बगैर की टाइमिंग है। ऑब्जेक्टिव की जो टाइमिंग होती है वो सेपरेट होती है इससे। 20 मिनट्स या 15 मिनट्स जितने भी होंगे वो आपको दे दिए जाएंगे, वो सेपरेट होते हैं। और ये जो सेक्शन बी और सी के लिए जो टाइमिंग है वो है 2 आवर्स एंड 40 मिनट्स। तो पहले क्वेश्चन के अंदर आपने क्या करना है जी, अटेम्प्ट एनी 6 ऑफ द फॉलोइंग शॉर्ट क्वेश्चंस। 6 क्वेश्चंस आपने करने हैं। 8 कुल क्वेश्चंस दिए हुए हैं और हर क्वेश्चन के 3 मार्क्स हैं। 4 होते थे, अब 3 हो गए। तो पहला क्वेश्चन उसने उठाया हुआ है 1 से। तो ये मैं आपको डिस्कस लंबी नहीं कर रहा हूँ, ये क्वेश्चन है बुक का। और पहले आपको बता दिया कि मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं बता रहा हूँ। ये बुक का क्वेश्चन है, आप इसको चेक कीजिएगा। दूसरा भी बुक का क्वेश्चन है, इसको भी चेक कर लीजिएगा। तीसरा उसने देख लें, यहाँ जो चीज़ मैं बता रहा था आपको, लिखा है राइट अ सेंटेंस ईच ऑफ प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, फ्यूचर सिंपल एंड पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। यानी उसने 3 टेंसेस बता दिए। तो कह रहे हैं कि इन तीनों टेंसेस के लिए आप एक एक जुमला बना दें। इस तरह का जो मॉडल पेपर है उन्होंने पिछली दफ़ा भी शेयर किया था और एनुअल एग्ज़ाम्स के अंदर एक क्वेश्चन इस तरह का आया भी हुआ था। आप चेक कर लीजिएगा पिछली दफ़ा का जो मॉडल पेपर है, पिछली दफ़ा का जो एनुअल एग्ज़ाम्स के जो पेपर्स हैं उसको आप चेक करें, उसके अंदर आया हुआ है। तो आपने ग्रेड 9 के अंदर अगर एक बच्चा पढ़ रहा है तो उसको टेंसेस के ऊपर फुली अबूर होगा और होना भी चाहिए। पार्ट्स ऑफ स्पीच, टेंसेस, पंक्चुएशंस और ये चीज़ें जो हैं वो प्राइमरी लेवल के जो बच्चे हैं वो भी कर लेते हैं। तो आपको सारे टेंसेस क्लियर होने चाहिए। ज़रूर एक क्वेश्चन बनेगा जिसमें आपसे 2-3 टेंसेस के बारे में क्वेश्चन होगा। ठीक है जी। द नेक्स्ट वन इन व्हाट इज़ द थीम ऑफ लेसन, ये भी बुक का है। और यहाँ मैं आपको एक चीज़ क्लियर कर दूँ कि आप सारी बुक के अंदर जो लेसन्स हैं या पोम्स हैं आपको उन पर फुल अबूर होना चाहिए। और आप उसको पढ़ते उनको पढ़ते हैं तो उसके बाद उनका जो मेन आइडिया है या उसका थीम है वो आपको क्लियर होना चाहिए। ये ज़रूर आ सकता है। ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 6 क्वेश्चन है व्हाट इज़ द मेन आइडिया ऑफ द लेसन टेक्नोलॉजी इन एवरीडे लाइफ। तो ये देखें, ये मेन आइडिया भी आ गया, ऊपर थीम आया हुआ था, अब मेन आइडिया आ गया। तो आपने बुक के जो यूनिट्स हैं आपको अगर उसका कॉन्सेप्ट क्लियर है तो मेन आइडिया या थीम ये आप अपनी वर्डिंग के अंदर लिख सकते हैं। ठीक है जी। जैसे टेक्नोलॉजी इन एवरीडे लाइफ है तो ये हमारी वक्त की जो ज़रूरत है, ये इसमें ये बता रहा है कि जी हम हमारे किचन से लेकर वॉशरूम से लेकर किचन तक हर जगह पे टेक्नोलॉजी का यूज़ हो रहा है। ठीक है, तो इस तरह अपनी वर्डिंग के अंदर आप इसको लिख सकते हैं। आगे कह रहे हैं पिक आउट, क्वेश्चन नंबर 7 के अंदर पिक आउट अनकाउंटेबल नाउन्स फ्रॉम द गिवन लिस्ट। प्राइमरी लेवल के बच्चों के लिए क्वेश्चन दिया हुआ है जिस तरह, इतना इजी क्वेश्चन है। और नाउन की टाइप्स में से एक टाइप उठाई हुई है अनकाउंटेबल नाउन। काउंटेबल जिनको हम काउंट कर सकते हैं, अनकाउंटेबल वो होते हैं जिनको हम काउंट नहीं कर सकते। तो डेफिनेटली, लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि आप अनकाउंटेबल काउंटेबल के ऊपर ही टिक जाएं। आपने इसकी 6-7 जो मेन टाइप्स हैं उनको याद करना है। कॉमन नाउन, प्रॉपर नाउन, काउंटेबल नाउन, अनकाउंटेबल नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, मटेरियल नाउन एंड कलेक्टिव नाउन, इनको टच करना है। और अगर ये सारे आपको आते हैं तो इन्हीं में से कुछ न एक न एक क्वेश्चन ज़रूर बनाएंगे। ठीक है, चूँकि ये सैम्पल पेपर है, मॉडल पेपर है, तो मॉडल पेपर इसीलिए दिया जाता है कि आप इन चीज़ों को टच करें। लेकिन ये नहीं है कि जो आपके मॉडल पेपर के अंदर दी हुई है तो बस आपने उसी को टच करना है। नहीं, ये एक मॉडल है, इससे रिलेटेड जितनी भी चीज़ें हैं, जिस तरह मैंने अनकाउंटेबल के साथ आपको 6-7 बता दी, आपने सारी याद करनी है। ऊपर 3 टेंसेस आए हुए थे, तो इसका मतलब ये हरगिज़ नहीं है कि आप इन 3 टेंसेस को टच करें। आप अगले जो 9 टेंसेस हैं उनको भी टच करें, 12 के 12 आपको आने चाहिए। ठीक हो गया। व्हाट इज़ द मेन आइडिया ऑफ द पोम होप इज़ द थिंग विद फेदर्स। इसका मेन आइडिया लिखना है। सारी पोम्स का मेन आइडिया आपको आना चाहिए। 3 से 4 आपकी पोम्स हैं पूरी बुक के अंदर। और इस तरीके से
अगर आपने वो पढ़ी हुई हैं तो आपके लिए वो मुश्किल नहीं है उसका आइडिया, मेन आइडिया लिखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी पैराफ्रेजिंग। पैराफ्रेज वन ऑफ द फॉलोइंग। आपको दो स्टेंजर्स दिए जाएंगे, दो स्टेंजर्स में से आपको एक स्टेंजर की पैराफ्रेजिंग करनी होती है। अब पैराफ्रेजिंग कैसे करते हैं बच्चे, ये थोड़ा सा नोट कर लें। पैराफ्रेजिंग का मतलब होता है कि आप जो शायरी है ना उससे निकल कर सेंटेंस के अंदर ले आएँ उसको। एक्स्ट्रा वर्डिंग जब आप यूज़ करेंगे पैराफ्रेजिंग के अंदर तो आपके मार्क्स कट हो जाएंगे। लंबी पैराफ्रेजिंग ना करें, जितनी चीज़ पूछी गई है उतनी का ही जवाब दें। इज़ अ वाइट कैंडल इन अ होली प्लेस, सो इज़ द ब्यूटी ऑफ एन एज्ड फेस। तो इसमें सिर्फ आपने शायरी को उठाना है। ये मैं अगर नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा तो मैं शेयर कर दूंगा आपके साथ कि पैराफ्रेजिंग किस तरह करनी चाहिए आपको। तो मैं सिर्फ जस्ट इधर ये बता रहा हूँ कि आपने क्या करना है, ख़ुद से नहीं करना है कि पोएट का नाम ये है और पोम का नाम ये है वगैरह वगैरह, ये चीज़ें डिस्कस नहीं करनी। जस्ट जो पूछा गया है बस उसकी आसान सेंटेंस के अंदर उसको कन्वर्ट करना है आपने, ठीक है। तो ये दो स्टेंजा दिए हुए उसने, एक उसने उठाया हुआ है द ओल्ड वुमन से, और दूसरा उसने उठाया हुआ है अबू बिन अदहम से, जो आपकी लास्ट पोम है उस एक स्टैंजा इसमें से उठाया हुआ है, एक उसमें से उठाया हुआ है। तो ये दोनों पोम्स जो हैं वो आपकी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। डैफोडिल्स भी इंपॉर्टेंट है, होप इज़ द थिंग विद फेदर्स भी इंपॉर्टेंट है, लेकिन अक्सर डैफोडिल्स से जो पिछले जितने भी तकरीबन पेपर्स हैं तो डैफोडिल से कोई ना कोई स्टैंजा उठा देते थे। तो इस दफ़ा आप इसको लाजमी टच करें। पिछली दफ़ा जो आपका आया था वो आई थिंक ओल्ड वुमन से आया हुआ था, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि आप अबू बिन अदम को ज़रूर टच कीजिएगा इस दफ़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन है रीड द स्टैंजा केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चंस गिवन एट द एंड। अब ये एक ऐसा क्वेश्चन एड होता है, दो इस तरह के, एक पैसेज भी आगे शायद आएगा। ये एक दो क्वेश्चंस इतने आपको आसान दिए जाते हैं कि गोया कि आपको कहा जाता है कि आप किसी न किसी तरीके से मार्क्स ले लें। मतलब आपको एक स्टेंजा दिया जाता है, उस स्टेंजा के अंदर ही उसका आंसर होता है। सो उसी को आपने पिक करके थोड़ा सा सेंटेंस बना के लिखना होता है। देखिए उसने स्टेंजा दिया हुआ है, कंटिन्यूस इज द स्टार दैट शाइन इन ट्विंकल ऑन द मिल्की वे दैट स्ट्रेच्ड इन नेवर एंडिंग लाइन अलोंग द मार्जिन ऑफ अ बे 10,000 सॉ एट अ ग्लैंस। ये आपने देखा हुआ है, ये डैफोडिल्स का दिया हुआ उसने। अब क्वेश्चन कर रहा है कि व्हाट इज़ द मेन आइडिया ऑफ द स्टेंजा। अब आपने क्या करना है, इसी स्टेंजा में से इसका मेन आइडिया निकाल देना है। ये ट्रिक्स भी आपको बताएंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर कैसे निकालना है, क्योंकि यहाँ सिर्फ मॉडल पेपर शेयर हो रहा है, लेकिन ये बता रहा हूँ कि इसी के अंदर इसका जवाब है। फिर कह रहे हैं पिक आउट एन एग्जाम्पल ऑफ सिमिली फ्रॉम द स्टेंजा। अब यहाँ पर उसने सिमिली दी हुई है कि सिमिली को आप उठाएं। मेटाफर भी आ सकता है, एलिट्रेशंस भी आ सकती हैं, एंड पर्सोनिफिकेशंस भी आ सकती हैं। तो इन चारों चीज़ों को आपने टच करना है कि पर्सोनिफिकेशन, मेटाफर, एलिट्रेशन एंड सिमिलीज क्या होती हैं। स्टैंजा में से आपको कहा जा सकता है एक क्वेश्चन के अंदर कि आप इसमें से वो पिक कर लें। फिर कह रहे राइट डाउन द कंटेक्चुअल मीनिंग ऑफ द वर्ड मार्जिन। एक ना एक क्वेश्चन इस तरह का बनता है कि आप उसमें से आपको एक वर्ड दे देता है कि स्मार्ट इंग्लिश टू इंग्लिश मीनिंग लिखने होते हैं, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन में कह रहा है जी कि आइडेंटिफाई एटलीस्ट 2 प्रोनाउंस इन द स्टैंजा। अब इसमें से आपने 2 प्रोनाउंस उठाने हैं। देखें टोटली आप अगर पेपर को देखें ना तो तकरीबन पेपर के अंदर ग्रामर 80 to 90% ग्रामर यूज़ हो रही है। यहाँ पर भी देखें वो प्रोनाउंस के बारे में उसने पूछा, तो नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, एडजेक्टिव, प्रेपोजिशन, कंजंक्शन, इंटरजेक्शन, इन सारे जो पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं इन पर आपको मुकम्मल उबूर होना चाहिए, और डेफिनेटली आप पेपर को अटैम्प्ट कर लेंगे बड़ी इजीली अगर आप इन तमाम चीज़ों के बारे में जानते हैं तो। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है रीड द पैसेज केयरफुली। बिल्कुल सेम क्वेश्चन है इस तरह का जिस तरह आपने यहाँ पर स्टेंजा में से उठाना था, स्टेंजा में से आंसर्स ढूंढने थे, इस तरह आपने यहाँ पर इस क्वेश्चन में एक आपको पैसेज दिया गया होगा और उसी पैसेज के अंदर से आपने आंसर ढूंढने हैं। आपको लास्ट में 4 से 5 क्वेश्चन दे दिए जाएंगे। ने एक पैसेज दिया हुआ है कि यही वाज वर्किंग इन अ फैक्ट्री। अच्छा, ये आपकी बुक में से भी आ सकता है और आउट ऑफ बुक भी आ सकता है, आपने ट्रांसलेशन नहीं करनी होती इसकी, इसमें सिर्फ आंसर ढूंढने होते हैं। तो बेहतर ये है कि आप अपना टाइम अगर वेस्ट करना बचा रहे हैं तो डोंट रीड, मतलब इसको आप पढ़ना बंद कर दें, आप डायरेक्ट क्वेश्चन पे जाएँ। सजेस्ट, मिसाल के तौर पर उसने एक क्वेश्चन दिया है, सजेस्ट अ सूटेबल टाइटल टू द पैसेज। हाँ, अगर इस तरह का क्वेश्चन आ जाता है तो फिर तो आपको पूरा का पूरा रीड करना पड़ेगा ताकि आपको पता चले कि इसके अंदर क्या चीज़ यूज़ की हुई है। यानी आप टाइटल तब ही दे सकते हैं जब आपको मालूम हो कि पैसेज के अंदर क्या क्या कह रहा है, ठीक है। तो इस तरह का अगर क्वेश्चन है, मेन आइडिया वगैरह, टाइटल या
इसके लिए फिर आपको पढ़ना पड़ेगा ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है राइट द मेन आइडिया ऑफ द पैसेज इन योर ओन वर्ड। देखें यहाँ पर उसने दे दिया कि इस पैसेज का मेन आइडिया क्या है। तो जब आप इसको पढ़ेंगे तो इजीली आपको समझ आ जाएगा इसका मेन आइडिया क्या है। मैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर ये सारी चीज़ें इंशाल्लाह आपको सिखाऊंगा। अगर आपके जहन में ये चीज़ें नहीं हैं, आपको नहीं आती, वैसे हम इससे मेन आइडिया पिक करेंगे या इसके इनके क्वेश्चंस क्या हो सकते हैं। ये 3 4 5 क्वेश्चन, 4 इसके 4 उसके, ये 7 8 क्वेश्चन जो है वो आपको ईज़िली आप इनमें मार्क्स ले सकते हैं। ठीक हो गया। हाउ मैनी फैमिली मेम्बर्स आर देयर इन यहियाज़ फैमिली। ठीक है, अब ये एक क्वेश्चन है जो जिसके अंदर इसी के अंदर से आप इसका आंसर ढूंढ सकते हैं। ठीक है, यहिया वाज वर्किंग इन फैक्ट्री एज अ डेली वेजर, ही लिव्ड नियर द फैक्ट्री, हिज वाइफ वाज एन अनएजुकेटेड। वो पूछ रहे हैं कि इनकी फैमिली के अंदर कितने लोग थे, तो हम इसी के अंदर से ढूंढ रहे हैं इसके आंसर। यानी यहिया की फैमिली के अंदर कितने लोग थे, एक तो यहिया खुद हो गया, एक अब उसकी बीवी का कैरेक्टर आ गया। देखिए यहाँ पर उसने कहा कि हिज वाइफ अनएजुकेटेड रूरल वुमन, हिज एल्डेस्ट सन वॉज वर्किंग, एल्डेस्ट सन ये तीसरा कैरेक्टर हो गया, वर्किंग इन अनदर सिटी एंड ऑफ्टन कैम टू मीट हिज फैमिली। इस लफ्ज़ को ऑफ्टन पढ़ सकते हैं आप, मत समझिएगा कि यहाँ पर गलत प्रोनाउंसिएशन हो रही है, इसको ऑफ्टन भी पढ़ा जाता है और ऑफन भी पढ़ सकते हैं आप, टी साइलेंट है। ऑफ्टन केम टू मीट हिज फैमिली, 3 कैरेक्टर हो गए। द यंगेस्ट सन वॉज, अब एक बड़ा बेटा था, अब यंगेस्ट सन आ गया जी, एक और बंदा आ गया, 4 हो गए। वॉज रीडिंग अ नियर बाय स्कूल विद हिज सिस्टर, अब एक और भी आ गया जी, उसकी सिस्टर भी है साथ, 5 हो गए। तो वी कैन से कि देयर आर 5 मेंबर्स इन यहियाज फैमिली। ठीक है, 5 लोग हैं। अच्छा, व्हाट इज मीन्ड बाय द अंडरलाइंड वर्ड इन द पैसेज। कह रहे हैं कि पैसेज के अंदर जो वर्ड अंडरलाइन किया हुआ है उसका मतलब क्या है। तो ये लाइन वर्ड अंडरलाइन किया हुआ है जिसको हम पढ़ते हैं ग्लिचेस। ग्लिचेस, ग्लिच कहते हैं ख़राबी को। ठीक है, तो आप इसकी मीनिंग लिख सकते हैं इस तरह। एट होम दे वर, अच्छा छोड़ दें यहाँ से आगे। गिव योर ओन ओपिनियन अबाउट यहियाज वाइफ इन 1 सेंटेंस। तो आप इसको पढ़ेंगे, उसके बाद आप यहिया की बीवी के बारे में कोई एक सेंटेंस लिख देंगे। ठीक हो गया। बढ़ते हैं सेक्शन सी की तरफ। पहला क्वेश्चन है ट्रांसलेट द फॉलोइंग इनटू उर्दू। आपने इंग्लिश सेंटेंस, आपको इंग्लिश पैसेज दे दिया जाएगा, पैराग्राफ दिया जाएगा, तो उसको आपने उर्दू के अंदर कन्वर्ट करना है। ठीक है, ये तो उसकी ट्रांसलेशन हो गई जो आपने करनी है। ये एक आध जो फर्स्ट पैराग्राफ है वो आपकी बुक से उठाया जा सकता है, एंड ये जो कुछ आगे कुछ जुज़ें दी जाती हैं तो ये वाली जो है वो आउट ऑफ कोर्स भी आ सकती हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है कि राइट एन एप्लीकेशन टू योर प्रिंसिपल फॉर लीव। अब यहाँ पर उसने लिखा फॉर लीव, छुट्टी के लिए आपने एप्लीकेशन लिखनी है। अब इसमें आप अर्जेंट पीस ऑफ वर्क की लिख सकते हैं और सिक लीव की भी लिख सकते हैं, कोई और अपनी मजबूरी ज़ाहिर कर सकते हैं, कोई अर्जेंट एमरजेंसी है आपको, वो आप शो कर सकते हैं। लेकिन इसके अलावा कुछ इंपॉर्टेंट एप्लीकेशंस हैं जो मैं बताऊंगा अपनी नेक्स्ट वीडियो के अंदर कि आपने कौन कौन सी एप्लीकेशंस को तैयार करना है। 3 से 4 टॉप एप्लीकेशंस देंगे। ये जो एप्लीकेशन है तो आई डोंट थिंक कि ये आपके पेपर के अंदर दी जाए, सिक लीव की या अर्जेंट पीस ऑफ वर्क की प्राइमरी लेवल के बच्चों को लिखवाई जाती है। सो मैं आपको 3 4 लिखवाऊँगा, उनको आपने प्रिपेयर करना होगा। उसके बाद नीचे ये लिख रहा है कि और, यानी अगर आप ये नहीं लिख सकते तो उसके साथ आप राइट अ लेटर टू योर फादर इंटीमेटिंग हिम अबाउट योर सक्सेस एग्ज़ाम्स इन एग्ज़ाम्स। तो अपने फादर को आपने अपनी कामयाबी के हवाले से लेटर लिखना है। तो इन दोनों में से एक करना होता है, या तो आप एप्लीकेशन लिखें या आप लेटर लिखें, ये दोनों में से आपको एक ही करना होगा। और इसके साथ जो गलती है बच्चे करते हैं वो इनमें से दोनों को करके इसको छोड़ देते हैं। ये एक डिफरेंट चीज़ है। ठीक है, ऊपर वाले दोनों में से आपको एप्लीकेशन और लेटर में से एक करनी है, जो मर्ज़ी कर लें, लेकिन ये मस्ट होगी। स्टोरी डिफरेंट होती है। ठीक है, डेवलप अ स्टोरी विद द हेल्प ऑफ द आउटलाइंस। कुछ आपको आउटलाइंस दे दी गई हुई हैं, इसके मुताबिक आपने इसको लिखना है। जैसे यहाँ पर उसने लिखा कि देयर लिव्ड इन ओल्ड किंग्स, देयर सन्स वरीड ब्रेक अनटाइड द बंडल वगैरह वगैरह। यहाँ इसने किंग लिखा हुआ है। इससे पहले जो स्टोरी होती थी उसके अंदर फार्मर होता था कि एक फार्मर था, उसके 3 बेटे। ये यूनियन इज स्ट्रेंथ एक स्टोरी है, आप उसको चेक कर दीजिएगा, ये उसके आउटलाइंस दिए हुए हैं। तो स्टोरीज़ भी इंशाल्लाह आपको 3 4 इम्पॉर्टेंट स्टोरीज़ बताएंगे, आपने उनको याद करना है, और याद नहीं करनी होती स्टोरीज़, आपने लिखनी होती हैं। क्योंकि अब के मॉडल पेपर्स के अंदर
आउटलाइंस आपको दे दी जाती हैं तो उसमें स्टोरी आपके लिए सो सिंपल हो जाती है, ठीक है। तो आपको 3-4 बताएंगे, उसमें से आपने चूज़ करना है। ट्रांसलेट द फॉलोइंग इनटू इंग्लिश, लास्ट आपका क्वेश्चन है। और इस आखिरी क्वेश्चन में आपने उर्दू से इंग्लिश में आपने इसकी ट्रांसलेशन करनी होती है। वो यहाँ नहीं आएंगे, पहले तोलो फिर बोलो, साल में 12 महीने होते हैं, बराए मेहरबानी मेरी मदद करो, आप कहाँ से हैं, और दुनिया एक आलमी गाँव बन चुका है, वगैरह वगैरह। इस तरह के कोई भी आपको 6 सेंटेंसेस दे दिए जाएंगे और उसकी आपने इंग्लिश, उसको आप उनको आपने इंग्लिश में कन्वर्ट करना होता है। सो इसमें आप कुछ प्रोवर्ब्स कर लें एंड कुछ सेंटेंसेस जो आपको, अगर वही बात है टेंसेस अगर आते हैं तो फिर आपके लिए कोई मुश्किल नहीं होगा। कुछ टॉप प्रोवर्ब्स होंगे, अगर कोशिश करेंगे कभी आपके साथ वो शेयर हो जाए तो। ये आपका एक सैम्पल पेपर था, और फिर वीडियो लंबी हो गई काफ़ी। मैं ये चाहता था कि आपको ज़्यादा चीज़ें डिफ़ाइन ना की जाएँ, बस जस्ट पेपर बता दिया जाए, शॉर्ट वीडियो बने। लेकिन जब कोई कॉम्प्लिकेशंस आती हैं, लगता है कि स्टूडेंट समझ नहीं पाएंगे, तो फिर उसको थोड़ा सा डिफ़ाइन करना पड़ता है, इसकी वजह से वीडियो थोड़ी सी लंबी हो जाती है। एनी हाउ, वन बाय वन इसके जो क्वेश्चंस हैं उनको हम डिस्कस करेंगे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बुक के अलावा अलग स्टेंजास के अंदर, अपने स्टेंजा के अंदर से क्वेश्चंस को कैसे अटेम्प्ट करना है, और पैसेज के जो क्वेश्चंस होंगे उनको कैसे आपने उनके आंसर लिखने हैं, एंड उसके बाद स्टोरी, एप्लीकेशन, और ये सारी चीज़ें इंशाल्लाह क्लियर करेंगे बट नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। गुड बाय, अल्लाह हाफिज़।